our lecture. रिकॉर्डिंग में स्टार्ट किया। तो वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए एक बार हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं फोर्स एंड प्रेशर का। फोर्स के लिए जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होता है, मैंने बताया था कि सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं कि पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना या उसको धक्का देना, यही होता है फोर्स, है ना। लेकिन उसके लिए मैंने एक और भी स्टैंडर्ड डिफिनेशन बताया था आपको, दैट इज फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी। अगर आपके पास नोट्स है तो प्लीज आप नोट्स को रेफर करिए, नोट्स पे देखते रहिए, फिर आपको पता चलेगा हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। दैट विल बी थॉरो रिवीजन। तो फोर्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, shape and size of an object and tends to change the state of motion, shape and size of an object. ओके, तो टेंस का मतलब यहाँ पर होता था कोशिश करना। तो फोर्स हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को बदल दे ऐसा जरूरी नहीं है, वो कोशिश भी कर सकता है। लाइकवाइज कि अगर हम लोग किसी भी वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, वॉल के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो वॉल जो पहले रेस्ट में था बाद में भी रेस्ट में ही रहता है, ना ही उसका शेप बदलता है ना ही उसका साइज बदलता है। इट डजंट मीन कि हम लोगों ने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं किया, फोर्स हम तब भी अप्लाई कर रहे होते हैं। ओके, तो ये हो जाता है हमारा फोर्स के बारे में। तो ये जो आपका जो फर्स्ट स्टेज जो लिखा हुआ है, व्हाट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द यूनिट टाइम इंडिकेट, इन सब का मैं समरी बता दूं। इन सब का समरी ये हो जाएगा कि एक एग्जांपल लेंगे जहां पर एक फोर्स लग रहा होगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एंड ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से मूव कर जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया। स्टेट ऑफ मोशन दो तरह का होता था, स्टेट ऑफ मोशन एंड स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ मोशन में भी दो तरह का हो जाता था, दैट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए। अगर डायरेक्शन भी चेंज होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका मोशन चेंज हो गया, उसका वेलोसिटी चेंज हो गया। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? याद आया कुछ? किसी को कोई डाउट कुछ पूछना होगा तो बीच में बोलिएगा। ओके, सर मैग्नीट्यूड बताइएगा तो एक बार फिर। हाँ बिल्कुल। मैग्नीट्यूड का मतलब हो जाता है कि कौन जो चीज आप मेजर कर रहे हो उसका क्वांटिटी कितना है ना। फॉर एग्जाम्पल आप जब दुकान पर जाते हो कोई चीज परचेज करने के लिए, लाइक आपने गया और शुगर का आपको परचेज करना है, तो आप क्या बोलते हो, 3 kg शुगर दे दीजिए। हियर जो तीन जो आपने बोला 3 kg, तो 3 इज मैग्नीट्यूड, kg इज यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हम लोग उसके मैग्नीट्यूड एंड यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये जो तीन था यस वो सर। था मैग्नीट्यूड। क्लियर सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो ये था हमारा फोर्स। और फोर्स का हमारा प्रॉपर्टी क्या था? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सही बात है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो फोर्स को मेजर करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी का यहाँ से डिफिनीशन मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी कैन बी डिफाइंड एज अ फिजिकल क्वांटिटी which requires magnitude as well as direction for its measurement। याद है? याद है आप लोगों को? यस सर। हाँ यस सर। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी के और भी एग्जांपल्स आप लोगों को बताया था मैंने, क्या क्या था वो? You can use your chat, type your answer, I can see your chat box। जल्दी से बताइएगा, आपके लिए ऑप्शनल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर क्वांटिटी? फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अक्षत ने फोर्स आंसर किया है। इट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर क्वांटिटी? फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड टाइम। प्रत्युष, फोर्स। ओके, who's next? आर्या, फोर्स। ओके, जल्दी जल्दी बताइए, रैपिड फायर क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर क्वांटिटी? एक्सेलरेशन, फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। रौनक का आंसर है फोर्स, प्रियांश का आंसर है फोर्स। ओके, ठीक है। तो जिन्होंने भी फोर्स बताया वो तो करेक्ट है ही। मैंने बोला ये मल्टीपल चॉइस है, तो एग्जांपल में वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन भी है। तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, इज इट क्लियर? Yes, हाउ sir. मेनी, नाउ क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मोशन? हाउ मेनी Sir. टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मोशन? हाउ मेनी टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मोशन? आंसर फास्ट। अभी अभी बताया था आप लोगों को। हाउ मेनी टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मोशन? ओके, अक्षत का आंसर आया है करेक्ट। आप लोग भी बताइए जल्दी जल्दी। आप सबको मैंने असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन दे रखा है और सबने हमें सबमिट भी किया है। बोलिए, किसी को नहीं पता? अभी तो बताया था यार, अभी 1 मिनट तो हो गया। देयर आर टू टाइप ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। यस आशुतोष। प्रियांशु, पुश एंड पुल आर नॉट द स्टेट ऑफ मोशन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। यस अक्षत, करेक्ट, आपने सही बताया। So there are two type of state of motion. One is state of rest and state of motion. Is it correct? Okay, now next question. Rapid fire. What is the unit of SI unit of force? What is SI unit of force? Quick quick. आशुतोष का आंसर आ गया। अक्षत, अक्षत का आंसर नहीं आया, उन्होंने क्या किया? हाँ ठीक है, प्रत्युष का आंसर आया। नेक्स्ट, प्रियांशु का आ गया। करेक्ट प्रियांशु, ओके। ओके अक्षत, आर्या का आ गया करेक्ट। ठीक है, बस इतने लोग, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग भी आंसर करिए। अनीस का आंसर आ गया। आई होप सब लोग करेंगे, सब लोग से मुझे उम्मीद है कि सब लोग करेंगे। आलोक, आदित्य, अली, अंशुल, केतन, समीर, सौम्या, स्वाति, क्या कर रहे हैं आप लोग? ओके आ गया, ठीक है। आप लोग प्राइवेट मैसेज कर सकते हो, यू कैन। हाँ केतन, करेक्ट। आप जो चैट करेंगे वो सिर्फ मुझे ही दिखने वाला है, ठीक है? You can send your answer privately to me. Okay. चलिए, हो गया आंसर, ये क्लियर है। सो SI यूनिट इज न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सीरियस यूनिट ऑफ फोर्स? Sir. व्हाट इज
The CGS unit of force. जल्दी 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 जल्दी, do it fast. Anis का आंसर नो अनीस, इट इज नॉट पास्कल. अनीस ये पास्कल नहीं होता है. आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीवन टू आंसर दिस क्वेश्चन. ये बहुत ही सिली क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है. व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स? अब कितने लोगों को वॉइस के साथ प्रॉब्लम हो रही है? वॉइस क्लियर है सबको? व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स? ओके सौम्या, अनीस करेक्ट, वेरी गुड सौम्या. प्रियांशु वेरी गुड, आर्या वेरी गुड, ओके गुड वन. सत्युष जल्दी जल्दी आप लोग टेस्ट करिए, रैपिड फायर क्वेश्चन है ये. डाइन ओके. So next question. Ready? 1 Newton is equal to dyne. 1 Newton is equal to how many dyne? Jaldi. Cool. 1 Newton is equal to how many dyne? Okay, Pratyush, correct. Good one. अक्षत आपने 1 0 छोड़ दिया. आर्या नो, नो इट इज नॉट करेक्ट. आलोक वेरी गुड, करेक्ट वन. यस अनीस करेक्ट. गुड. ओके गुड. केतन करेक्ट. अंशुल करेक्ट. ओके ओके ठीक. रोहित सर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे पेज को. ठीक है. ये देखिए आपके पास जो बोर्ड दिख रहा है, आइडेंटिफाई द एक्शन एज पुश और पुल. तो एक क्वेश्चन सॉल्व किया गया इसमें. मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन टेबल, एक्शन जो भी है इसमें पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग. तो आपको करस्पॉन्डिंगली आपको भी बताना है. ओपनिंग अ डोर, ओपनिंग और शटिंग अ डोर क्या है ये? ओपनिंग अ डोर क्या है? पुश है, पुल है. अच्छा पुल भी तो हो सकता है, तो ये तो दोनों में आ जाएगा. आलोक पुल ओके. अच्छा प्रत्युष ओके. पुश और पुल बोथ, वेरी गुड प्रत्युष. पुश एंड पुल दोनों में आ जाएगा ये, है ना. लिफ्टिंग में नहीं आएगा. अगर आपको डोर को बंद करना है तो डोर को उठाओगे थोड़ी, जब तक कि वो डोर खराब ना हो जाए. बहुत ही कम ही ऐसा केस होता है कि जहां पर दरवाजे को उठा करके बंद करना पड़ता है, अगर वो खराब है तो यहाँ पर वो वाली केस की बात नहीं हो रही है ना. ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल. ड्रॉइंग अ बकेट, लिफ्टिंग, प्रियांश पूल. ओके हाँ लिफ्ट हो जाएगा. लिफ्टिंग हो जाएगा इसका, और पुल भी हो जाएगा. तो हम लोग बकेट को पुल भी कर सकते हैं और लिफ्ट भी कर सकते हैं. यस गुड वन. नेक्स्ट 4. अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक.
अगर पेनल्टी, यस, पुशिंग भी हो जाएगा, किकिंग भी हो जाएगा। किक है क्या? किक है। हाँ, यस, गुड वन, गुड वन। हम्म। चलिए, अ क्रिकेट बॉल हिट बाय बैट्समैन, पुश, किक। ओके, तो ये मैक्सिमम लोगों ने आंसर कर दिया है। गुड। सर नेक्स्ट पेज पर जाएंगे अपन लोग। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ से इस पेज से स्टार्ट होता है हाउ मेनी टाइप ऑफ फोर्स। तो फोर्स को हम लोगों ने दो टाइप में डिवाइड किया था। एक, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द, जो फोर्स लगा रहा है वो, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट। तो जो फोर्स लगाने वाला है और जो ऑब्जेक्ट है, उन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट के बेसिस पर हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ओके अंशुल, करेक्ट वन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। So there are two types that are contact force and non contact force. तो कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता था कि जब भी कोई फोर्स लगाना होता है तो उसके लिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो उसको हम लोग बोलते थे कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, आप लोग अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। मैंने भी एक डेफिनेशन आप लोगों को बताया था। टू present the effect of force, if a body is come with the contact of another body, then the force is said to be contact force. इसके कुछ एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया था, लाइक फ्रिक्शन फोर्स, मस्कुलर फोर्स। दीज आर द एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स, है ना। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, जिसके इफेक्ट के लिए बॉडी को कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है ना। द बॉडी कैन एक्सर्ट अ फोर्स even without come into contact with each other. For example, gravitational force, magnetic force and electrostatic force. तो ये सब के सब एग्जाम्पल होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसिंग ऑफ फोर्स, force can be further divided into two parts, that is balanced force and unbalanced. Balanced force किसको बोलते थे? When the net force acting on body is zero, then it is said to be balanced force. When a net force acting on a body is not zero, then it is unbalanced force. ओके, तो चलिए, ये था, हमने शॉर्ट में रिवीजन कर लिया। अब आपसे हो गई बारी क्वेश्चन पूछने की। बस रनिंग ऑन रोड, बस रनिंग ऑन road, driver suddenly applies the brake and bus comes into rest. Then which force is responsible? Which force is responsible? Okay, Anish. Anish का आंसर आ गया, गुड वन, करेक्ट। प्रत्युष, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं हो सकता यहाँ पे। अगर बस जा रही है, ड्राइवर ब्रेक अप्लाई कर रहा है, बस रुक जा रही है, दैट मीन्स कि नो, नॉन कॉन्टैक्ट नहीं होगा। अक्षत, कॉन्टैक्ट फोर्स, ओके। एंड व्हाट इज दैट कॉन्टैक्ट फोर्स? उस कॉन्टैक्ट फोर्स का नाम बता दीजिए। फ्रिक्शन, ओके, गुड वन। आलोक, ओके, गुड। यस अक्षत, करेक्ट। आशुतोष, करेक्ट। केतन, गुड, करेक्ट। हम्म, गुड गुड, गुड वन, गुड वन, ओके, गुड। आर्या, करेक्ट। नेक्स्ट, Pratyush, that is kind of mechanical force. Of course, it is mechanical force, but here I am asking about whether it is contact or non-contact. Yes, Anshul, mechanical force, but it is a contact force. Okay, okay. Now tell me the lifting a bucket of water from the lifting a bucket of water from a well.
which type of force you required? Contact force. Okay, good. Anis, and example of that contact force will be muscular force or contact force. Okay, okay, yes, good. Okay, along with muscular force, we will also require some kind of friction force. Na? That muscular force is necessary, but along with muscular force, we will also require friction force. अदरवाइज फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा ना. तो हमें दोनों तरह की फोर्स चाहिए होंगी वहां पे. Am I correct? Yes, Akshat, correct. Mm-hmm. ओके ओके, चलिए मूव ऑन करते हैं. सर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे अपन लोग. ठीक है, एक्सप्लोरिंग द फोर्स. अभी देखिए यहाँ पर आपको दो फिगर दिख रहा होगा. दो लड़के हैं जो कि सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज फिगर नंबर ए. और एक ब्लॉक के ऊपर दो लड़के हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं. तो कैन एनीबॉडी से दैट कि फोर्स नंबर ए, जो फिगर नंबर ए है, is that a kind of, which kind of force is that, balanced force or unbalanced force? Figure number A. Okay. अक्षर अनबैलेंस्ड फोर्स होगा या बैलेंस्ड फोर्स होगा? यस आलोक, करेक्ट वन, गुड. यस आशुतोष, करेक्ट. अनीस, फिगर नंबर ए की बात कर रहा हूं. अंशुल करेक्ट, प्रियांशु करेक्ट, केतन करेक्ट, आर्या करेक्ट, सत्युष करेक्ट. Okay, good. Now tell me about the figure number B. Yes, yes, Alok, good. Ashutosh, correct. अली, बहुत देर के बाद आए हो, करेक्ट. अक्षत करेक्ट, प्रियांशु करेक्ट, अनीस करेक्ट. ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स है. ओके, रौनक ठीक है, आर्या भारद्वाज करेक्ट. समीर, अनबैलेंस्ड फोर्स किसका है, फिगर नंबर ए का या फिगर नंबर बी का? प्लीज क्लियर. स्वाति करेक्ट. ओके, नाउ टेल मी इन फिगर नंबर बी whether this body will move or not. Now tell me in figure B whether body will move or not. Okay, Akshat, don't move. No, 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 no. Okay, okay, okay. अगर मैं बोलूं कि मूव कर भी सकता है तो it may move, may not move. We can't say that. How, Akshat? नहीं नहीं, बैलेंस फोर्स होते हुए भी ये मूव कर सकता है. मान लो वो बॉडी पहले से मूव कर रहा होगा तो. आशुतोष, वी कांट से दैट, यस और नॉट, वी कांट से दैट. ओके, तो बॉडी कैन मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. अगर मान लो वो बॉडी पहले से मूव कर रहा होगा, पहले से ही मूव कर रहा होगा, तो ये बैलेंस फोर्स उसको रोक नहीं पाएगा. इट कांट स्टॉप. Yes, Akshat, it gets force from both sides. So net force will be zero. So it will continue its motion as it was. यही तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ना. So now your next question is explain Newton first law. You have given time of 2 minutes to type your answer. जल्द से जल्द आप अपने आंसर को टाइप करिए, फिर सेंड करिए. एक्सप्लेन न्यूटन फर्स्ट लॉ.
न्यूटन के फर्स्ट लॉ बताइए। अक्षत, you forgot? Okay, you have notes, you can refer that, do quick revision and send your answer. जल्दी से जल्द बताइए। बाकी लोग, सब लोग भूल गए क्या? सब लोग भूल गए? जल्द बताइए। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। नाउ आई विल काउंट। ओके अली, गुड, वेरी गुड अली, वेरी नाइस। तो अली का आंसर आ गया है। नेक्स्ट, और कोई है? आशुतोष, ठीक है, गुड। लेकिन इसमें इसमें आप दोनों के आंसर में एक छोटा सा करेक्शन है। आशुतोष एंड अली, आप दोनों ने लिखा है अ बॉडी विल रिमेन इन रेस्ट और मोशन अनलेस एंड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइज ऑन अ बॉडी। ये तो ठीक है, पर वो जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो आपने बताया एक्सटर्नल फोर्स, अगर वो बैलेंस्ड हो गया तो बताओ। जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अगर वो बैलेंस्ड फोर्स हो गया तो until and external unbalanced force applied on it. Very good, correct. So this is the perfect answer by Alok Ranjan. A body will maintain its state of motion unless and until an external unbalanced force applied on it. एक्सटर्नल होना चाहिए, ये तो जरूरी है, लेकिन वो अनबैलेंस्ड भी होना चाहिए, ये भी जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स होने की वजह से काम नहीं चलेगा। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स शुड मस्ट बी अप्लाइड। तो हमारा आंसर हो जाएगा अ बॉडी विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ओके, सबको क्लियर है ये? जिन्होंने भी नहीं लिखा है, चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, और नहीं याद है तो रिवाइज कर लीजिए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है अ बॉडी विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब दोनों हो गया, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। द बॉडी विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो जब तक कि कोई बाहरी अनबैलेंस्ड फोर्स इस पर नहीं लगता है, तब तक बॉडी अपना स्टेट को मेंटेन रखेगा। शमीर, अनबैलेंस्ड फोर्स इज दैट फोर्स इफेक्टिंग ओनली वन डायरेक्शन। ऐसा कोई जरूरी है क्या आनंद? अनबैलेंस्ड फोर्स से सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को ही इफेक्ट हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यू कैन चेंज मैग्नीट्यूड ऑल्सो। आप बाइक को रेस करते हो, एक्सेलरेट करते हो, बाइक का वेलोसिटी बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाता है, दैट इज ड्यू टू द अनबैलेंस्ड फोर्स, जो कि इंजन के द्वारा बाइक के ऊपर लगाया जाता है, जिसके कारण आपका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है, स्पीड बढ़ जाता है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ उसका डायरेक्शन ही बदल सकते हैं? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, न्यूटन सेकेंड लॉ। ये कौन बताएगा? यस, आलोक रंजन, वेरी गुड। तुम्हें पता था जैसे कि मैं सेकंड वाला ही पूछने वाला हूँ, है ना? पहले से ही टाइप करके तैयार। रौनक, जो भी टेस्ट के इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लीज आस्क इन ग्रुप। ओके, यू विल गेट द सेम आंसर। फिलहाल न्यूटन सेकेंड लॉ का आंसर आप बताइए। रौनक रंजन,
सौम्या, किधर है आप लोग? कहाँ है? आदित्य, अनीस, अंशुल, आशुतोष, आर्य, केतन, समीर, सौम्या, स्वाति, वेयर आर यू गाइज? ओके, रौनक, आंसर आ गया, ठीक है। आदित्य, सिर्फ और सिर्फ फोर्स से क्या समझू मैं? हाँ रौनक, गुड, ओके ओके, ठीक है। आप लोगों ने डिफिनेशन तो मुझे बता दिया। नेट फोर्स अप्लाइड ऑन एन बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या कोई बता सकता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या हो गया? यस अनीस, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? अगर मैं किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज में बोलता हूं तो मैंने बताया था कि इसका एक कुछ फिक्स मीनिंग होता है। व्हाट इज दैट मीन, रेट ऑफ चेंज? Yes, Ronak, that is definition. F net is equal to mass into acceleration. I am asking about what is rate of change, है ना? Rate of change of velocity, rate of change of momentum, rate of change of displacement, rate of change of acceleration. ये सब आप बहुत सुनोगे आगे. So what do you mean by rate of change? No, शायद कोई बता नहीं पा रहा है. मैं बता रहा हूँ. रेट ऑफ चेंज ये वर्ड जहां भी इस्तेमाल होगा, ओके, आलोक का आंसर आ गया है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम। ये तो पूरा का पूरा बुक इस लैंग्वेज हो गया। आलोक, आपने बुक में से देख के बताया क्या? ये तो टोटल बुक का लैंग्वेज है। देखिए, जब भी कोई रेट ऑफ चेंज लिखा हुआ वर्ड मिले, इसका मतलब आप समझ जाइएगा, दैट मीन्स कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका चेंज पर यूनिट टाइम है, पर यूनिट टाइम है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोल रहा है तो मोमेंटम का चेंज पर यूनिट टाइम कह रहा है। वो एक्चुअल में वो क्या कहना चाह रहा है, दैट इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। उसी को हम लोग शॉर्ट में या इंग्लिश के दूसरे भाषा में बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, तो सबको क्लियर है? ये रेट ऑफ चेंज का मतलब हो जाता है पर यूनिट टाइम, चेंज पर यूनिट टाइम। तो दिस इज द सेकंड वन। ओके, नाउ नेक्स्ट, न्यूटन थर्ड लॉ। आसान है, सबसे आसान। न्यूटन थर्ड लॉ, बोलिए बोलिए। ओके आलोक, वेरी गुड। नॉट डायरेक्शन, इट्स रिएक्शन। आलोक का आंसर आ गया है। रौनक, ओके, आपका भी सेम आंसर है। आ, ठीक है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैंने डायरेक्शन लिखाया है, मैंने रिएक्शन लिखवाया है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, नॉट डायरेक्शन। एक्शन का रिएक्शन होता है। हाँ आर्या, बिल्कुल सही। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वो डायरेक्शन नहीं है, वो रिएक्शन है। ठीक है। अच्छा, न्यूटन थर्ड लॉ का कोई एग्जांपल बताएं। यस आदित्य, करेक्ट। आशुतोष, गुड। बताइए न्यूटन थर्ड लॉ का कोई एक एग्जांपल।
अभी आंसर सबका अलग अलग आना चाहिए, नहीं तो मुझे लग जाएगा कि सब लोग एक दूसरे को देख के बता रहे। एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। जल्दी से। If we hit the wall, then our hand also hurt. Okay, Anish, good. ठीक है। When we jump with our legs, Alok Ranjan, when we jump, your legs apply a force to the ground, and ground applies equal and opposite reaction force that propels you into the air. Okay, Alok, good. If it is yours, then it is very nice. Alok, what do you mean by propel? Alok, can you explain the word propel? Propels. Propel. Ronak, when we hit a man, it gives equal reaction to me and the man. Okay, good. Alok, please explain me what do you mean by propel? Because you have written this word in your answer. So I don't know how do you get it. But please explain me what do you mean by propel? Asutosh, when we push wall, wall also pushes. Very good. Chaliye. Propel means drive or push something forward. Okay. समीर, ये आपका आंसर है। आलोक ने अभी तक आंसर नहीं किया। देखिए, प्रोपेल एक वर्ड है जो टेक्निकली यूज किया जाता है। हाँ, प्रोपल्सन, प्रोपेल, ये एक ही तरह का वर्ड है। दैट मीन्स टू पुश एनीथिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, उसका मतलब हो जाता है प्रोपेल। तो इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से ये भी पूछने वाला हूँ। जो ना आप लोग देखे हो ना कि वो रॉकेट हम लोग भेजते हैं। अभी इसरो ने रॉकेट लॉन्च किया था, चंद्रयान। तो वो रॉकेट जब हम लोग लॉन्च करते हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम देखा होगा बहुत सारा गैस पीछे की तरफ, नीचे की तरफ निकल रहा होता है, एंड देन वो रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है। कैन यू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस एक्शन? Yes, Soumya, you hit the wall with a force that exact same amount of force is returned by the wall. Very good, Soumya. Very correct. Good. तो मैंने पूछा है कि जब रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो एक गैस होता है व्हाइट कलर का, वो नीचे की तरफ निकलते हुए दिखता है, एंड देन करस्पॉन्डिंगली एट द सेम टाइम रॉकेट ऊपर की तरफ जाते हुए दिखता है। So how can you explain this action? Which principle support this action? या बहुत ही आसान शब्द में बोलूं तो न्यूटन के कौन सा नियम यहाँ पर अप्लाई होता है? वेरी सिंपल वर्ड। एनीवन? ओके अली, आई गॉट योर आंसर विच इज करेक्ट। अच्छा, आपने टू एवरीवन किया है तो सबने देखा ही होगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स अप्लाइड बाय न्यूटन। हाँ, ओके, गुड वर्क। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। वहां पर न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है बिकॉज वो जो गैस है, गैस, वो गैस क्या होता है, नीचे की तरफ हाई वेलोसिटी से विथ हाई प्रेशर वो बाहर निकलता है रॉकेट से, एंड ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ वो जितना स्पीड में, जितने फोर्स के साथ बाहर निकलेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वो रॉकेट के ऊपर लगाएगा, एंड देन रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। अगर आप लोग गार्डनिंग वगैरह किए होगे या पाइप से पानी पटाते हो ना, पानी देते हैं किसी पौधे वगैरह में, बाई चांस अगर आपने वो पाइप को नीचे छोड़ दिया, पानी अगर उसमें से निकल रहा होगा तो पाइप वो आपको डांस करते हुए दिखेगा, है ना। इट विल मूव हियर एंड दियर। जब तक वहां से पानी निकलते रहेगा वो पाइप इधर उधर घूमते रहेगा।
इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ही वो पानी बाहर निकलेगा उस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पीछे की तरफ लगाएगा तो पाइप बेंड हो जाएगा या घूम जाएगा, अपने पोजीशन से चेंज कर जाएगा। तो रॉकेट छोड़ने के लिए जो भी प्रिंसिपल वहां पर वर्क करता है दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ। सोचो, है ना। चलिए, तो ये हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ। अच्छा, F is equal to ma, force is equal to mass into acceleration. This is the formula of force. कोई बता सकता है कि ये फॉर्मूला न्यूटन के कौन से लॉ से डिराइव होता है? Which law of Newton explain this? हाइड्रोलिक के कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? हाइड्रोलिक बेसिकली ये न्यूटन के लॉ पर काम नहीं करता है, वो पास्कल लॉ के ऊपर काम करता है, दैट इज डिफरेंट वन। और समीर, न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं होगा। यस आदित्य, यू आर वेरी करेक्ट, दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ ही कहता है कि एफ नेट इज इक्वल टू रेट ऑफ मोमेंटम। अगर आपको याद होगा तो मैंने नोट्स में आपको लिखवाया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हो जाता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, आप अपने नोट्स को रेफर कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई टी। तो m कॉमन हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, एक्सेलरेशन हो जाता है। तो यहाँ से फॉर्मूला डिराइव हो जाता है f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का कौन सा नियम, विच न्यूटन्स लॉ सपोर्ट लॉ ऑफ इनर्शिया और एक्सप्लेन लॉ ऑफ इनर्शिया? लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके आलोक, समीर, आनंद, लॉ ऑफ इनर्शिया जानते हो समीर? अली अब्बास फर्स्ट, गुड। इनर्शिया मतलब INERTIA, इनर्शिया INERTIA, इनर्शिया। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन करता है आदित्य, है ना। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ही लॉ ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन करता है। लॉ ऑफ इनर्शिया तीन तरह का होता है। पहला, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। There are three kind of inertia. First one is law of inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. ठीक है, इनर्शिया का मतलब होता है, यस आलोक, इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस ऑफ एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट टू एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। हाँ अक्षर, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। इनर्शिया का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑपोजिशन करना, विरोध करना, है ना। विरोध किसका कर रहा होता है ये? इट अपोजेस टू चेंज इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट, है ना। जिस स्टेट में ये रहता है उसी स्टेट में ये रहने की कोशिश करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। एग्जाम्पल, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना करेगा। यस आशुतोष, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। वेरी गुड, है ना। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, है ना। और बॉडी का जो भी डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, वो उस डायरेक्शन को ही फॉलो करेगा। इट विल नॉट अलाउ एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन अनलेस
an external unbalanced force applied on it. है ना? How we know magnitude of an object? समीर, मैग्नीट्यूड के लिए अलग अलग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं. लाइकवाइज इफ यू वांट टू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ ए लेंथ, आपको स्केल यूज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्केल, मीटर स्केल, लाइक दैट. इफ यू वांट टू मेजर अ फोर्स, देन यू कैन यूज अ स्प्रिंग बैलेंस फोर्स, है ना? स्प्रिंग बैलेंसिंग एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप पता कर सकते हो कि आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो. जो आपका तराजू है ना, आपको पता होगा एक दूध वगैरह मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस हम लोग खरीद के लेके आते हैं, है ना, जिस पर हम लोग को लिखा रहता है 1 kg 2 kg. एक्चुअली दैट मेजर्स द फोर्स. आप कितना फोर्स लगा सकते हो वो स्प्रिंग बैलेंस बता सकता है. दैट्स हाउ वी कैन नो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. वैसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है. वंस यू नो द फोर्स एंड मास, यू कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन. ओके, you can find the position of an object by help of meter scale, kilometer scale, something like that. तो आपको पोजीशन मिल गया. टाइम का मैग्नीट्यूड आप वॉच से फाइंड आउट कर सकते हो. स्टॉप वॉच से आपको टाइम का डिफरेंस पता चल जाएगा कितना टाइम हो गया. So there are a lot of measuring device from which you can get the magnitude. Okay, Samir, is that clear to you? Okay, ठीक है. तो हम लोग बैक टू द लॉ ऑफ इनर्शिया पर आते हैं. लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन के फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन करता है. न्यूटन के फर्स्ट लॉ भी यही बोलता है, बॉडी विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन इट. और लॉ ऑफ इनर्शिया भी यही बात कहता है कि बॉडी ट्राई टू मेंटेन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट और इट अपोजेस टू चेंज इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट. लॉ ऑफ इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दोनों एक ही चीज बताते हैं. तो फिर से बता देता हूँ, लॉ ऑफ इनर्शिया 3 टाइप का होता है. दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना? जो आप लोग साइकिल चलाते हो, अगर आप स्पीड में साइकिल को मोड़ने की कोशिश करोगे तो वो जल्दी मुड़ता नहीं है, जल्दी बेंड नहीं होता है. ओके, गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर चलिए, हाँ, नेक्स्ट है. तो ये हो गया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन हो गया. नाउ अब आते हैं हम लोग प्रेशर के ऊपर. बताइए, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? सबसे पहला क्वेश्चन, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? ओके, आशुतोष का आंसर आ गया है. गुड. समीर, बोथ. ओके, हाउ समीर? यस. अक्षर, करेक्ट. हेलो, करेक्ट. यस, अली, करेक्ट. समीर, आप मुझे बताइए दोनों कैसे है? अंशुल, गुड. ओके, प्रत्युष, गुड. तो प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, करेक्ट केतन? तो प्रेशर के मेजर करने के लिए किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड ही काफी है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रैपिड फायर. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? अली, पास्कल, आशुतोष, पास्कल. ओके, प्रत्युष पास्कल, अक्षत पास्कल. ओके, पास्कल का एक और नाम है, कोई बता सकता है? पास्कल को एक और फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, स्वाति. गुड. नो, नॉट दैट एटीएम. नो. यस, केतन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. समीर, नॉट एक्सेलरेशन पर मीटर स्क्वायर नहीं होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है. करेक्ट. यस, प्रत्युष. बट जो एन है ना, एन शुड बी कैपिटल, बिकॉज एन क्या है? ये यूनिट है जो साइंटिस्ट के नाम पर है. ओके, तो साइंटिस्ट के नाम पर जितने भी यूनिट हैं वो यूनिट हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है. यस आशुतोष, नाउ इट इज करेक्ट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, नाउ टेल मी, 1 bar is equal to
हाउ मेनी पास्कल? यस आलोक, गुड। हाँ अक्षत बोलो, क्या बोल रहे हो? नॉट 1000, आशुतोष, चेक योर आंसर। यस केतन, करेक्ट। केतन इज करेक्ट। हाँ 10⁵ पास्कल है ना, इट विल बी 10⁵ पास्कल। ओके, 1 ATM किसका यूनिट है? अक्षत मैं होमवर्क, आज का होमवर्क होगा कंप्लीट एनसीईआरटी क्वेश्चन। आप लोगों के पास एनसीईआरटी है बुक सबके पास? एनसीईआरटी बुक है आप सभी के पास? हाँ केतन करेक्ट। ओके, जिनके पास भी नहीं है तो मैं ये पीडीएफ आपको फॉरवर्ड कर दूंगा आपके ग्रुप में। यू ऑल हैव टू कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये स्टैंड्स फॉर एटीएम एंड नॉर्मली 1 ATM इज इक्वल टू 1 बार होता है। यस करेक्ट, 1 ATM इक्वल्स टू 1 बार होता है। ठीक है, नाउ टेल मी नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, pressure due to liquid is depends on shape and size of the container. Is it correct? The pressure due to liquid depends on the shape and size of container. Is it correct? अली का आंसर है ट्रू, अनीस का भी आंसर है ट्रू, प्रत्युष का भी आंसर ट्रू ही है, सब लोग बोल रहे हैं यस। मेरे हिसाब से आंसर नो। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कंटेनर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इट्स डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। किस बात पर डिपेंड करता है? यस यस आलोक, इट इज करेक्ट। लिक्विड प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर, इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम का हाइट कितना है इस बात पर डिपेंड करेगा कि प्रेशर कितना होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The pressure due to liquid is always perpendicular to the surface of container. True or false? The pressure due to Ali Abbas का आंसर है false, अनीस का आंसर है true, शमीर true, आशुतोष false, अक्षत false, प्रत्युष false। अरे बाबा, बताया तो था, लिक्विड के कारण या गैस के कारण जो भी प्रेशर होता है वो कंटेनर के सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगता है, that is always perpendicular, hence this statement is true. The pressure due to liquid on the surface of container is always perpendicular to that surface, it is true, है ना। ओके ग्रेट, सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यू नो डाइवर्स, जो समुद्र में गोता लगाते हैं, गोताखोर, आप लोगों को पता है? तो दे आर वियरिंग ए स्पेशल काइंड ऑफ सूट। व्हाई डू दे वियर दैट? क्वेश्चन समझ में आया? जो गोताखोर लोग होते हैं वो एक स्पेशल काइंड के सूट पहनते हैं। व्हाई डू दे डू दैट? वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट प्रेशर। कौन सा प्रेशर?
कौन से प्रेशर को प्रिवेंट करते हैं? रौनक, नॉट सीकिंग इन वाटर। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। So that they can swim in high pressure. Pressure applied by liquid. Yes, Samir, it is correct. Yes, Samir is correct. जब गोताखोर लोग नीचे जाते हैं समुद्र में, नीचे अप टू बेड लेवल जाएंगे, एकदम बॉटम में, तो वेट ऑफ वाटर कॉलम इज क्वाइट वेरी लार्ज, है ना? कितना नीचे जाना पड़ता है? 3-4 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है। तो 3-4 किलोमीटर नीचे जाने का मतलब आप समझ रहे हो कितना हेवी वेट होगा पानी का। समझो आपके सर के ऊपर 3-4 किलोमीटर लंबा ऐसा एक पाइप रख दिया जाए जिसमें पानी भरा हो। एक बाल्टी तो उठा नहीं पाते, उतना कैसे उठा लेंगे? ठीक है, तो वो जो पहन के चलते हैं स्विमर लोग, एक्चुअली इट प्रिवेंट द स्विमर फ्रॉम हाई प्रेशर exerted ड्यू टू द लिक्विड और वेट ऑफ वाटर कॉलम above द स्विमर, है ना? जो सूट होता है वो हाई प्रेशर को सस्टेन कर लेता है। चलिए, तो आई होप कि मैंने अच्छा, एक और चीज छूट गया। व्हाट इज थ्रस्ट? व्हाट इज थ्रस्ट? जल्दी, व्हाट इज थ्रस्ट? समीर, परपेंडिकुलर टू व्हाट? हाँ, गुड, करेक्ट समीर, इट्स वेरी नाइस। So force perpendicular to surface is called thrust. Yes, Ali. Thrust is force perpendicular to surface. The thrust is generated in the opposite direction from the accelerated gas. ये क्या है आलोक? Are you copying from somewhere? आलोक, ये कॉपीड आंसर है। हाँ, तो I was asking just what is thrust? So thrust is a force which is perpendicular to the surface. That's enough. Okay. What is the unit of thrust? What is unit of thrust? Yes, Pratyush. Thrust is a vector quantity. Samir, it is correct. Very good. ठीक है, ओके। तो दिस वाज द क्विक रिवीजन। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो कहीं पर किसी चीज में तो अभी पूछ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। अदरवाइज जो आपका होमवर्क है, यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन, यानी इट इज करेक्ट। ओके, so here we will end our this chapter, force and pressure. From next class I will start friction. तो किसी को कोई डाउट नहीं है? योर होमवर्क विल बी कंप्लीट NCERT. Astos, what was your question? Can you please repeat? मैंने देखा नहीं है। यस, अभी बस हो गया, क्लास खत्म हो गया है। टाइम फॉर सबमिटिंग होमवर्क, यू कैन सबमिट योर होमवर्क टिल मंडे, है ना? तो मंडे तक आप लोग पूरे होमवर्क को सबमिट कर दीजिए। ओके, एंड ऑन द नेक्स्ट क्लास मैं किसी का भी नोट्स चेक कर सकता हूँ, है ना? समीर, वाई एक्वेटिक